हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण भूगोल का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आज के जो क्वेश्चन सीरीज है वो है 76 से 100 तक। तो आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है कि केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है पराकल, ऑप्शन बी है पेरियार, ऑप्शन सी है चंद्रप्रभा, वो ऑप्शन डी है कान्हा। तो इसमें से जो वन्य रिजर्व है हाथियों के लिए जाना जाता है ये है पेरियार। पेरियार जो ये केरल में स्थित है, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जो पाराकल है ये है आंध्र प्रदेश में है वन्य जीव अभ्यारण्य। और चंद्रप्रभा की बात करें तो ये है यूपी में। और कान्हा जो है वन्य जीव रिजर्व ये स्थित है एमपी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसमें ऑप्शन ए है शीत मरुस्थल, ऑप्शन बी है देहांग देवांग, ऑप्शन सी है खंड चेंड जोंगा व ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी खंड चेंड जोंगा। ये जो है सर्वाधिक सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो है सिक्किम राज्य में स्थित है ये सिक्किम में। बाकी यदि शीत मरुस्थल की बात करें तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और यदि देहांग देवांग देखें तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है देहांग देवांग। नंदा देवी जो है ये स्थित है उत्तराखंड में यूके में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 ये है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओडम ने, ऑप्शन बी है रॉनकियर ने, ऑप्शन सी है क्लीमेंट्स ने व ऑप्शन डी है अर्नेस। यहाँ पे सिर्फ अर्नेस होगा, इर्नेस नहीं होगा, अर्नेस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। जो डीप इकोलॉजी शब्द दिया है ये दिया है अर्नेस ने। या कहेंगे गहन परिस्थितिकी शब्द दिया है अर्नेस महोदय द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है। प्राइमरी प्रोडक्शन किसका सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए है शैवाल तल और भित्तियों का, ऑप्शन बी है महाद्वीपीय मग्न तटों का, ऑप्शन सी है खुले महासागरों का व ऑप्शन डी है ज्वारीय नदमुख का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए शैवाल तल और भित्तियों का, यानी जो कोरल रीफ होते हैं सर्वाधिक उनका जो होगा प्राथमिक उत्पादन हमें कोरल रीफ और शैवाल उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती है, यानी जो जीपीपी होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, उससे यदि हम जो भी ह्रास है ह्रास को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया निवल ऊर्जा उसे कहेंगे, या ऑप्शन बी है द्वितीयक उत्पादन कहेंगे, या ऑप्शन सी निवल भंडारण, या ऑप्शन डी निवल प्राथमिक उत्पादन। तो जो सकल प्राथमिक उत्पादन से यदि हम हानियों को घटा दे रहे हैं तो हमें प्राप्त होता है निवल प्राथमिक उत्पादन NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निवल प्राथमिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऑप्शन ए है उल्टा होता है, ऑप्शन बी दे रहा है सीधा होता है, ऑप्शन सी है दोनों होता है, ऑप्शन डी वन प्रणाली में उल्टा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड पूछ रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी सीधा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है।
जैसे ऊर्जा का नियम ये है कि जैसे जैसे उच्च पोषण स्तर की तरफ हम जाते हैं, उच्च पोषण स्तर तरफ जाते हैं, वैसे ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता रहता है, ऊर्जा कम होती जाती है। या उच्च स्तर के जो जीव हैं उनको ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है, जो निचले स्तर पे हैं उनको अधिक। जैसे यहाँ पे यदि 100 यूनिट ऊर्जा इनको प्राप्त हो रहा है इस स्तर के प्राथमिक स्तर पे जीव को, तो यहाँ पे क्या होता है कि 1/10 ऊर्जा 1/10 भाग ही इसके उच्च पोषण स्तर में पहुँच पाता है। यानी यदि 100 का 1/10 जाता है तो यहाँ पे इस स्तर पे सिर्फ 10 यूनिट है, यहाँ पे 100 यूनिट है तो यहाँ पे 10 यूनिट ऊर्जा पहुँच पाएगा, 10 यूनिट ऊर्जा ही प्राप्त होगा। इसके जो ऊर्जा उच्च स्तर है वहाँ पे इसका 1/10 भाग ऊर्जा पहुँचता है, तो इसका सिर्फ यहाँ पे 1 यूनिट ही ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि ऊपर ये घटता जाता है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि उच्च पोषण स्तरों से श्वसन द्वारा होने वाला ऊर्जा ह्रास अपेक्षाकृत कम होता है। कथन सही पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो उच्च पोषण स्तर होता है वहाँ पे जो श्वसन द्वारा ऊर्जा ह्रास अपेक्षाकृत कम नहीं होता है बल्कि अधिक होता है, क्योंकि जीवों का आकार भी अधिक होता है, उनको अपने शिकार को प्राप्त करने में अधिक गति करना पड़ता है, तो उनके ऊर्जा का ह्रास भी बहुत अधिक होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है कि उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियां उपलब्ध खाद्य आपूर्ति की उपयोग में कम सक्षम होते हैं, तो ये कम सक्षम नहीं होती हैं। जो उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियां होती हैं वो अधिक सक्षम होती हैं। क्या होती हैं, अधिक सक्षम, तो ये भी गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। ऑप्शन सी है निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमता कम होती है। और डी है कि आहार श्रृंखला युक्ततः लंबा होने का प्रयास करती है, तो ये भी असमता कम होती है निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, कि ये सही है, आहार श्रृंखला युक्ततः लंबा होने का प्रयास करती है, तो ये गलत है। जो आहार श्रृंखला है अपने उच्च स्तर को, जो उच्च स्तर होता है उसको कम क्रम में ही निचले क्रम में वो पूरा करने का प्रयास करती है, बहुत लंबा होने का प्रयास नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। ये है कि निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है शैवाल, व ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो जो अजैविक घटक नहीं है इसमें से हो जाएगा शैवाल। शैवाल जो है जैविक घटक के अंतर्गत आता है, इसलिए अजैविक घटक नहीं है। बाकी तीनों कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड व सौर ऊर्जा, ये तीनों जो है अजैविक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सही कथन है, सही कथन पूछ रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है जीव मंडल भंडार में एक प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी है जीव मंडल भंडार में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें क्रोड क्षेत्र अंतःस्तंभ मंडल होते हैं। ऑप्शन सी है जीव मंडल भंडार में संक्रमण क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन डी है जीव मंडल भंडार की विकासीय भूमिका, संरक्षण भूमिका तथा लॉजिस्टिक भूमिका होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा, कि जीवमंडल भंडार की विकासीय भूमिका, संरक्षण भूमिका तथा लॉजिस्टिक भूमिका होती है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। यह है कि वृक्षीय प्राणी जात की बहुतायत अल्प चारागाह मांसाहारी पशु एवं जलीय जीवों का आधिक्य विशेषता, यानी आधिक्य होता है। यहाँ पे कहाँ पे हमें मांसाहारी पशु जलीय जीवों की बहुत अधिकता मिलेगी। ऑप्शन ए है आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंध की ये विशेषता है, या ये वर्षा वाले उष्णकटिबंध की विशेषता है, या ये ऑप्शन सी है कि मानसूनी उष्णकटिबंध की, और ऑप्शन डी तो यह है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की। तो ये जो विशेषता है ये विशेषता हमें देखने को मिलती है, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगी इसका राइट आंसर, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्षा वाले उष्णकटिबंध की ये विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86।
कथन ए है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ों के तंत्र काफी लंबे होते हैं और कारण आर दे रहे रीजन इसका कि मृदा का उच्च तापमान जड़ों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो ये तो सही है कि मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती है काफी लंबी होती हैं और कारण है कि क्योंकि मृदा का उच्च तापमान होता है जड़ों के विकास को जो प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वहाँ का तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने की वजह से मृदा का भी तापमान बहुत उच्च होता है, तो जल ऊपरी सतह वहाँ से नहीं मिल पाता है, तो उन जड़ों को जो मृदा होती है, जो मिट्टी की निचले सतहों से जाके उनको जल प्राप्त करना होता है, इसलिए वो काफ़ी लंबी उस वातावरण के अनुकूल वो काफ़ी लंबी जड़ों का विकास वो वहाँ के पौधे करते हैं, तो नीचे से काफ़ी भूमि की गहराई से जल प्राप्त करते हैं, पौधों को प्रदान करते हैं, इसलिए कारण भी इसका सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। कथन कारण वाला ये भी सवाल है। ये पूछ रहा है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन कारण आ रहा है कि निर्वनीकरण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण है। तो जो हरे पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ये तो सही है। CO2 का ही उपयोग करके जो हरे पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और ये है कि निर्वनीकरण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण है। ये भी सही है कि जैसे जैसे वनों का कटाव होता जा रहा है तो वनों का कटाव हो जाएगा तो वो CO2 को ऑब्जर्व करेंगे नहीं, और जैसे जैसे हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी तो बढ़ेगी तो हमारा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होगा। तो ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि पौधे CO2 का उपयोग करते हैं, यदि पौधों को ही हम काट देंगे तो CO2 को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगी तो ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन सल्फाइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, हरित गृह प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए है हरित प्रस्तावना, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन सी है एक कांच के मकान में पौधों को उगाना व ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरित गृह प्रभाव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से पृथ्वी जो धीरे धीरे गर्म हो रही है ये है हरित गृह प्रभाव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन ए है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है जलवाष्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाई तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग में इनका योगदान नहीं है सर्वाधिक हमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प का विशेषता देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, वैश्विक ये पूछ रहा है कि वैश्विक तापन का कौन सा प्रभाव है? ऑप्शन ए है समुद्र तल का ऊपर उठना, ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन में कमी, ऑप्शन सी है महासागरीय धाराओं में परिवर्तन व ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। वैश्विक तापन को नियंत्रित करने के उपाय में शामिल है। ऑप्शन ए है जीवाश्म ईंधन के उपयोग कम करना, ऑप्शन बी है कृषि में नाइट्रोजन खादों का उपयोग कम करना, ऑप्शन सी दे रहा है ए व बी दोनों, व डी है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपयोग बढ़ाना। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, ये एक नगरीय उष्माद्वीप का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है नगरों के ऊपर का वायुमंडलीय तापमान बढ़ना, ऑप्शन बी है महासागरों के बीच गर्म द्वीप, ऑप्शन सी है नगरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन डी है नगरों में गंदी बस्तियां।
तो नगरीय उष्माद्वीप का तात्पर्य है कि नगरों के ऊपर का वायुमंडलीय तापमान बढ़ना, यानी जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ के जो ऊपर का वायुमंडलीय तापमान इतना बढ़ जाता है कि बहुत गर्मी का एहसास होता है, वहाँ पे बहुत गर्म हो जाता है। उस वायुमंडलीय तापमान के बढ़ने की वजह से जो है शहर का भी तापमान बढ़ जाता है, तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल गर्म द्वीप बन जाता है, इसलिए उसको नगरीय उष्माद्वीप के नाम से जाना जाता है या उसके नाम से संबोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। ये पूछ रहा है कि नगरीय उष्माद्वीप के निर्माण का कौन सा कारण है? ऑप्शन ए है नगरीय क्षेत्र में वनस्पतियों का अभाव, ऑप्शन बी है कि नगरीय क्षेत्रों में पक्की निर्माण संरचना, ऑप्शन सी है नगरीय क्षेत्रों में सतही जल का अभाव, वो ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो ये तीनों कारक हो जाएंगे, तीनों कारण है वनस्पतियों के अभाव की वजह से भी पक्की निर्माण मतलब संरचना वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और सतही जल का अभाव, इस तीनों की वजह से उष्माद्वीप का निर्माण हमें शहरों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है NO2, ऑप्शन डी है ये सभी। तो प्राइमरी पोल्यूशन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही इसका। ये सभी जो है प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं, यानी ये या तो मनुष्य द्वारा या प्रकृति द्वारा ये हमारे वातावरण में ये जो गैसें हैं, ये प्रदूषक जो है फैलते हैं, तो ये कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 ओजोन पूछ रहा है कि क्या है? ऑप्शन ए है प्राथमिक प्रदूषक, ऑप्शन बी है द्वितीय प्रदूषक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओजोन जो है ये है प्राथमिक प्रदूषक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? ऑप्शन ए है डीजल इंजन, ऑप्शन बी है परागकण, ऑप्शन सी है ताप विद्युत शक्ति केंद्र, ऑप्शन डी है जल विद्युत शक्ति केंद्र। तो जो वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी जल विद्युत शक्ति केंद्र जो है ये वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। धूम्रकोरा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है कोहरे प्लस NO से, ऑप्शन बी है धुएं प्लस रेडियोएक्टिव पदार्थ से, ऑप्शन सी है धुएं प्लस कोहरे से, व ऑप्शन डी है धुएं प्लस CO2 से। तो जो धूम्रकोरे का निर्माण होता है वो होता है धुएं और कोहरे के मिश्रण से। जब दोनों संपर्क में आते हैं तो वहाँ पे हमें स्मॉग धूम्रकोरा का निर्माण देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एरोसॉल प्रदूषक है जो वायु यानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है CO, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी है SO2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 100 ये है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? ऑप्शन ए है धुंध यानी धुआं, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है जंगल की आग, वो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जंगल की आग। जंगल की आग जो है अधिकांशतः या गर्मियों में हमें देखने को मिलता है। जब वनों में या वृक्षों की लकड़ियों में रगड़ होता है तो उस रगड़ से वहाँ पे गर्मी पैदा होती है और उस वैसे आग उसमें लग जाती है। तो जंगल की आग एक तरह से प्राकृतिक रूप से घटना है, प्रकृति द्वारा ही वो लगता है, इसलिए इसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। बाकी ये तीनों जो कृत्रिम मतलब मानव द्वारा उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए ये शामिल नहीं है इसमें। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।